नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम बात करेंगे हैदराबाद के मुहर्रम की। इसके अलावा बहुत सारी कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरों पर हम डालेंगे एक तफसीली नज़र। सबसे पहले बात हैदराबाद के मुहर्रम की। हैदराबाद में अवाम आज एक तारीख़ी रिवायत के नज़ारे से महरूम हो गई। मुहर्रम का ये जुलूस बीबी का आलम के नाम से हैदराबाद दक्कन की कदीम तरीन रिवायत रहा है। कोरोना वबा के चलते शिया मुसलमानों का ये रिवायती जुलूस 10 मुहर्रम को चार मीनार से निकाला जाता था। आसिफ जाही हुक्मरानों और उससे भी पहले कुतुब शाही दौर से ये रिवायत चली आ रही थी। ख़दीम दौर में यह जुलूस पूरे शाहाना कर्रोफर से निकाला जाता और अवाम बिला लिहाज मज़हब इस जुलूस में शिरकत करती। ये जुलूस हाथी पर निकाला जाता। ख़दीम दौर में घोड़े और ऊँट भी जुलूस का हिस्सा होते, लेकिन आज़ादी के बाद से सिर्फ हाथी पर ही ये जुलूस निकाला जाता। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क से खुसूसी हाथी को इस जुलूस के लिए हासिल किया जाता और उसकी तरबियत की जाती। ये जुलूस इतना मारूफ और मशहूर है कि इसके बारे में कहावतें मशहूर हैं। कहा जाता है कि लोग मुहर्रम का जुलूस देखने हैदराबाद आए और फिर यहीं के होकर रह गए। हकीकत भी है कि दूर दूर से लोग इस जुलूस को देखने आते। आज़ादी के बाद से इस जुलूस की नौइयत में कुछ हद तक तब्दीली हुई। आसिफ जाही दौर में मुहर्रम के जुलूस को सरकारी तायीद हासिल होती थी, बल्कि हुक्मरान खुद भी इस जुलूस में शामिल होते और ये जुलूस काबिल दीद और एक अहम वाक़या होता। लेकिन साल 2020 एक वबा के साथ शुरू हुआ और फिर कई रिवायतें ख़त्म हो गई। ये रिवायती जुलूस भी इस वबा की नज़र हो गया। कोरोना वबा के चलते मुल्क में और रियासत में भी किसी भी मजहबी जुलूस पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में किसी भी मजहबी या सियासी रैलियों की इजाज़त नहीं दी गई। बीबी का आलम जुलूस के लिए शिया तंजीमों ने हाई कोर्ट से भी रुजू किया, लेकिन उसकी इजाज़त नहीं दी गई। इस तरह 2020 के इस जुलूस में न हाथी था, न वो शान व शौकत नज़र आई और न अवाम का वो जम्मे गफ़ीर। एक छोटी सी गाड़ी में महदूद तादाद को जुलूस में शिरकत की इजाज़त दी गई। मुहर्रम का मातमी जुलूस आज वाकई एक मातमी जुलूस की शक्ल में निकला।
नाजरीन, अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,52,48,371 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,75,88,390 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,47,919 की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। वहीं इंडोनेशिया में कोरोना वायरस का म्यूटेड वर्जन सामने आया है। जकार्ता के आइजकमैन इंस्टीट्यूट फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने इसकी जानकारी दी। वायरस का ये वर्जन ज़्यादा खतरनाक तो नहीं, लेकिन 10 गुना ज़्यादा इन्फेक्शियस है। इंस्टीट्यूट की डिप्टी डायरेक्टर हेरावती सूडो ने बताया कि कलेक्ट किए गए सैंपल में कोरोना का D614G म्यूटेशन पाया गया। उन्होंने कहा कि हाल ही में मुल्क में इन्फेक्शन के मामले तेज़ी से बढ़े हैं। इसकी वजह जानने के लिए और स्टडी की ज़रूरत है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस के इस म्यूटेड वर्जन की फरवरी में पहचान की थी। तब ये यूरोप और अमेरिका में फैल रहा था। ये सिंगापुर और मलेशिया में भी पाया गया। इसी बीच ब्राज़ील के वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में 24 घंटे में 41,350 नए मामले सामने आए हैं और 758 अफराद की मौत हुई है। इसी के साथ यहाँ मौतों का आंकड़ा 1,20,262 हो गया। यहाँ साओ पाउलो रियासत में 24 घंटे में 250 लोगों की जान गई। यहाँ अब तक 29,944 मौतें हुई। मुल्क में अब तक 38,46,945 मामले सामने आए हैं। वायरस की वजह से मुल्क की जो आदिवासी यानी ट्राइबल्स की जो आबादी होती है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है। इसके अलावा बात करें तो न्यूजीलैंड ने इतवार से ऑकलैंड से लॉकडाउन हटाने का ऐलान किया। यहाँ दोबारा मामले सामने आने के बाद 17 अगस्त को लॉकडाउन लगाया गया था। बीते 24 घंटे में ऑकलैंड में सिर्फ 2 नए मामले सामने आए हैं। वज़ीर आज़म जेसिंडा ऑर्डन ने लॉकडाउन का अमल करने पर लोगों का शुक्रिया अदा किया। हिंदुस्तान में कोरोना वबा थमने का नाम नहीं ले रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पहली बार इन्फेक्शन के 78,000 से ज़्यादा नए वाक़यात सामने आए हैं, जो मुतासरा अफराद की तादाद 35,42,000 को अबूर कर चुके हैं। हालांकि सेहतमंद लोगों की तादाद भी तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है, जिससे एक्टिव केसेस में महज 21.60% रह गए हैं। इतवार के रोज़ मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की तरफ से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 35,42,734 अफराद के साथ कोरोना इन्फेक्शन की पूरी दुनिया में एक दिन में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड दर्ज हुआ। इससे कबल अमेरिका में 25 जुलाई को 78,427 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जबकि 27 अगस्त को हिंदुस्तान में रोज़ाना सबसे ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया था, जब एक दिन में 77,266 केसेस रिपोर्ट हुए थे। पिछले 24 घंटे के दौरान 64,935 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जिससे सेहतियाब अफराद की तादाद 27,13,934 हो गई है। एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो इसमें 12,878 का इजाफा हुआ है और इसके बाद मजमूई जो केसेस हैं, एक्टिव केसेस हैं, उनकी तादाद 7,65,302 हो गई है। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2,924 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 10 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 1,23,090 हो गई है। इसी तरह हलाकतों की तादाद 818 हो गई है। GHMC के हुदूद में 461 केसेस दर्ज हुए हैं। दिल्ली में मेट्रो खिदमात अनलॉक 4 के तहत 7 सितंबर से मरहलावार अंदाज में शुरू होने जा रही हैं और ऐसा ही कुछ हैदराबाद मेट्रो रेल को लेकर भी प्लान किया जा रहा है। कोविड वबा के पेश नज़र दिल्ली मेट्रो के उसूल और ज़वाबित में कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। मसलन अब दिल्ली मेट्रो में सफ़र के लिए टोकन की फराहमी नहीं होगी। मुसाफिरों को सफ़र के लिए मेट्रो कार्ड रखना लाजमी होगा। DMRC मरहलावार मेट्रो स्टेशन खोलने पर गौर कर रही है, लिहाजा इब्तदाई तौर पर मेट्रो ट्रेन तमाम स्टेशनों पर नहीं रुकेगी। जो भी मेट्रो स्टेशन खोला जाएगा, स्टेशन के बाहर थर्मल चेकिंग और सैनिटाइज़र का इंतज़ाम किया जाएगा। मुसाफिरों का मास्क पहनना लाजमी होगा। नए ज़वाबित के मुताबिक मेट्रो कोच में मुसाफिरों की तादाद पर भी फैसला लिया जाएगा। स्टेशन पर समाजी दूरी के लिए भी निशानात लगाए जाएंगे। इससे पहले कि मरकज़ी हुकूमत का मियारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया जाए, दिल्ली हुकूमत ने भी इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं।
दिल्ली मेट्रो की खिदमत दोबारा शुरू होने पर लिफ्ट में मौजूद लोगों की तादाद को महदूद कर दिया जाएगा ताकि मुसाफिरों के महफूज सफ़र के लिए एक दूसरे के दरमियान फासले को यकीनी बनाया जा सके। सवार मुसाफिरों के लिए ट्रेन में उतरने और चढ़ने के वक्त में भी इजाफा होगा। ओहदेदारों ने बताया कि मेट्रो स्टेशनों और ट्रेनों में मास्क लगाना लाजमी होगा और किसी भी शख्स को बगैर मास्क लगाए मेट्रो अहाते में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। नेज़ एक दूसरे के दरमियान समाजी फासले पर भी अमल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मुसाफिरों के चढ़ने के लिए ट्रेन मामूल के दिनों से ज़्यादा देर तक रुकेंगी ताकि सवारियां उतरते चढ़ते वक्त एक दूसरे से फासला बरकरार रख सकें। नेज़ लिफ्ट में दाखिल होने वाले अफराद की तादाद भी महदूद होगी, ताहम ये तादाद कितनी होगी इस पर गौर खौस किया जा रहा है। अब ऑटो टॉप के जो नए स्मार्ट कार्ड से लेकर प्लेटफॉर्म की सीटों और फ्लोर तक भी स्टिकर्स जो स्टिकर्स हैं वो चिपका कर दिए जाएंगे ताकि लोगों के बीच में फासला बरकरार रहे। इंडोनेशिया में डेंगू के मामलों को घटाने के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया। मच्छरों में खास तरह के बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया गया जो डेंगू के वायरस को फैलने से रोकता है। इन मच्छरों को खुले में छोड़ दिया गया। रिसर्च में सामने आया कि डेंगू के मामलों में 70% कमी आई है। डेंगू का वायरस इन्फेक्शन के बाद बुखार और शरीर में दर्द की वजह बनता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक डेंगू का वायरस हर साल 40 करोड़ लोगों को मुतासिर करता है और 25,000 लोगों की इससे मौत हो जाती है। इस पर जो रिसर्च करें उन साइंटिस्ट के मुताबिक ये बड़ा बदलाव लाने वाली खोज है। उम्मीद है कि इससे डेंगू के मामले घटेंगे। पिछले 3 सालों में ऐसे 3 लाख मच्छर छोड़े गए जिसमें बोलबचिया नाम का बैक्टीरिया को डाला गया था। इसे शहर के अलग अलग हिस्सों में छोड़कर असर देखा गया। रिसर्च में सामने आया कि जो मुतासरा शहर होते हैं उसमें सैकड़ों डेंगू के मरीज जो है वो उनकी तादाद घटी है। रिसर्च ने यह ट्रायल वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम के साथ मिलकर किया जिसके नतीजे इसी हफ्ते जारी किए गए। यहाँ ट्रायल करने की एक बड़ी वजह डेंगू के ज़ायद मामले हैं। इंडोनेशिया में हर साल डेंगू के 70 लाख मामले सामने आते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक इंसान को मुतासिर करने का काम मादा मच्छर करती है। नए छोड़े गए मच्छर मादा के साथ मीटिंग करते हैं। मादा मच्छर का लार्वा इंसान को काटने लायक बनने से पहले ही मर जाता है। इस तरह मादा मच्छर की तादाद नहीं बढ़ पाती और डेंगू के मामले घटते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पिछले 50 सालों में डेंगू के मामले 30 गुना तक बढ़े हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए बुलबाचिया बैक्टीरिया को पहली बार मच्छरों में इंजेक्ट करके ऑस्ट्रेलिया में छोड़ा गया था। पहला एक्सपेरिमेंट हुआ वो 2018 में हुआ था, लेकिन कॉमन जो इलाके हैं वहाँ पर ये मच्छर छोड़े गए, उसकी वजह से इसका कंपैरिजन नहीं किया जा सका। इसलिए अब जो आंकड़े आए हैं इसमें काफ़ी सटीक तरीके से ये आंकड़े जमा किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में मुस्लिम और ईसाई रहनुमाओं की जानिब से कोरोना वैक्सीन की शदीद मुखालिफत की जा रही है। लोगों से इस वैक्सीन को मुस्तरद करने का मुतालबा किया जा रहा है। इस सिलसिले में मुल्क के वज़ीर आज़म को खुतूत भी मौसूल हुए। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वैक्सीन की मुखालिफत आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती जा रही है। इमाम सोफियान खलीफा जो ऑस्ट्रेलिया के रिहायशी हैं, उन्होंने हाल ही में मुसलमानों से ऑक्सफोर्ड कोरोना वैक्सीन ना लेने पर जोर दिया। उनका कहना है कि ये इस्लाम के मुताबिक हराम है और मजहब इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इस सिलसिले में इमाम ने यूट्यूब वीडियो भी जारी किया। उन्होंने वीडियो में इल्ज़ाम लगाया कि 1970 में मरने वाले बच्चे के खलियों को वैक्सीन की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की तबलीग करने वाली मुस्लिम तंजीमों और इमामों को शर्म आनी चाहिए। ख़बल ईसाइयत के आर्क बिशप एंथनी फिशर ने भी इस वैक्सीन के खिलाफ इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि एस्ट्रोजेनेका के साथ हुकूमत का माहिदा उनके लिए तशवीश का बास है। और वैक्सीन की तैयारी में मुर्दा बच्चों के स्टेम सेल का इस्तेमाल किया गया। तबसरा किया कि ये ईसाइयों के लिए अखलाकी मखमसा पैदा कर रहा है। आर्क बिशप ने वज़ीर आज़म को एक ख़त लिखा जिसमें सिर्फ अखलाकी तौर पर काबिल कबूल वैक्सीन इस्तेमाल करने की अपील की गई। अमेरिका ने बहरिया जुनूबी चीन समेत दुनिया के मुतअद्दिद हिस्सों पर चीन के मौक़िफ़ पर आमादगी पर जोर दिया। अमरीकी NSA रॉबर्ट और ब्रायन ने
वाजे किया कि सितंबर और अक्टूबर में अमेरिका, हिंदुस्तान, जापान और ऑस्ट्रेलिया के अफसरान मुलाकात करके हिकमत अमली तैयार करेंगे। ब्रायन ने कहा कि चीन का रवैया बहुत जारहाना है और अमेरिका इससे निपटने का तरीका जानता है। ब्रायन ने कहा कि ओहदेदारों के इजलास से कबल वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पो हिंदुस्तान, जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए ख़ारजा से बातचीत करेंगे। इस दौरान इजलास के एजेंडे का फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहरे हिंद में चीन के इक़दाम को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ब्रायन ने कहा कि बहरे हिंद और बहरे जुनूबी चीन में चीन जो कुछ कर रहा है उसके साथ ज़बरदस्त तरीके से निपटा जाएगा। अमेरिका यहाँ एक बड़ा किरदार अदा करने के लिए तैयार है। हम सिफारती, फौजी और माशी सतह पर इस मुकाबले की हिकमत अमली तैयार करने जा रहे हैं। चीन को अपनी हरकतों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। साइकिलिंग का सबसे बड़ा इवेंट टूर डी फ्रांस 2 माह की ताखिर के बाद शुरू हो गया। पहले मरहले में साइकिलिस्ट ने 156 किलोमीटर तवील ट्रैक पर एक दूसरे से सबकत हासिल करने के लिए कोशा हैं। ये मुकाबला पहले 27 जून से शुरू होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से आयत पाबंदियों के बाद इसे मौखर कर दिया गया था। बिलाखिर मुकम्मल प्रोटोकॉल और महदूद शायकीन के साथ इस इवेंट का 29 अगस्त को आगाज़ हो गया। टूर डी फ्रांस में मजमूई तौर पर 21 मराहिल में 3484 किलोमीटर तवील ट्रैक पर मुकाबला होगा। पहले मरहले में साइकिलिस्ट नेस में साहिली पट्टी की जानिब से 156 किलोमीटर तवील ट्रैक पर एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए कोशा हैं। टूर डी फ्रांस साइकिल रेस को साइकिलिंग की गैर एलानिया आलमी चैंपियनशिप समझा जाता है। रवां बरस ये चैंपियनशिप कोरोना वायरस की आलमी वबा के बाद 2 माह की ताख़ीर से शुरू हुई है। साल 2020 के टूर डी फ्रांस एक ऐसे वक्त पर शुरू हुई है जब कोरोना वायरस की वबा एक मरतबा फिर फ्रांस में जोर पकड़ती महसूस हो रही है। साइकिलिंग के इस मुकाबले का बज़ाहिर आगाज़ तो हो गया है, लेकिन बेयकीनी ने मुंतज़मीन और तमाम खिलाड़ियों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन के सरबराह क्रॉस फ्रूम ने तमाम टीमों के एथलीटों को हर वक्त मोहतात रहने की तलकीन करते हुए कहा कि वो ज़ीरो रिस्क लेने से भी दूर रहें। ये रेस 3 हफ्ते तक जारी रहेगी। इसका अख्तिताम 21 सितंबर बरोज़ इतवार पेरिस की मशहूर शाहराह शॉन्ज़े-एलीज़े पर होगा। आखिरी स्टेज में साइकिल सवारों को 122 किलोमीटर का फासला तय करना होगा। इस साल टूर डी फ्रांस चैंपियनशिप कोविड-19 की वबा के तनाजुर में बहुत मोहतात और मुनफरिद माहौल में शुरू हुई है। साइकिल सवारों के साथ रवाना होने वाले लाजमी इमदादी और इंतज़ामी टीमों में वायरस टेस्टिंग टीम को भी शामिल किया गया है, जो वक्फे से मुकाबले में शरीक राइडर्स के टेस्ट करती रहेगी। कॉल फॉन ड्राइस ने 2 पहियों वाली अपनी मशीन सन 1817 में बनाई थी। उसने ड्राइस ने कहलाने वाली इस मशीन को एक से दूसरी जगह ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया। तब पैडल नहीं थे और 2 पहियों वाली इस मशीन को आगे बढ़ाने के लिए सवार को अपने पाँव से ज़मीन पीछे की तरफ ढकेलनी पड़ती थी। 1860 के अशरे में फ्रांस में ड्राइसने को ज़्यादा बेहतर बनाकर बाईसाइकिल का नाम दिया गया। साइकिल सवारों को महफूज रखने के लिए महदूद तमाशाइयों को रेस के मुख्तलिफ मकामात तक रसाई देने का फैसला किया गया। पहली मंजिल के अख्तितामी मकाम पर सिर्फ 100 अफराद ही साइकिल सवारों के खैर मकदम के लिए जमा होंगे। 3 हफ्तों के दौरान 21 मुख्तलिफ मराहिल के आगाज़ और अख्तिताम के मकामात पर मुताल्लिक़ा मकामी इंतज़ामिया हाज़रीन की तादाद का तयन करने की मजाज होगी। वैसे भी मौजूदा फ्रांसीसी हुकूमत ने किसी भी अवामी मजमे में ज़्यादा से ज़्यादा शुरका की तादाद 5000 तक महदूद कर रखी है। माजी में बशमूल गुज़िश्ता बरस हर मकाम पर हज़ारों अफराद जमा होकर टूर डी फ्रांस के साइकिल सवारों को अलविदा कहते थे या उनका खैर मकदम करते थे। रवां बरस के लिए मुंतज़मीन ने खुसूसी इंतज़ामी प्लान मुरतब किया है। रेस डायरेक्टर क्रिस्टियान प्रोडहोम ने बताया कि किसी भी टीम में 2 साइकिल सवारों के कोरोना टेस्ट मुस्बित आने पर उस टीम को मुकाबले से खारिज कर दिया जाएगा। इस ज़ाब्ते की वजह से रेस के शुरू होने से कबल ही बेल्जियम की एक टीम लोटो के एक राइडर का टेस्ट मुस्बित आने और दूसरे साइकिल सवार की मुश्तबा टेस्ट रिपोर्ट पर इस टीम को मुकाबले में शरीक होने से रोक दिया गया। बाज़ मुबस्सिरीन का ख्याल है कि कोरोना वायरस की वबा में अब भी इतना ज़ोर है कि साइकिलिंग के इस आलमी शोहरत याफ्ता मुकाबले में खलल डाल सकती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ताजिरों से दुनिया भर की खिलौना मार्केट में हिंदुस्तान का दबदबा कायम करने की अपील करते हुए आज मुल्क के बाशिंदों से भी कहा कि वो मुल्क के खुद इन्हिसार बनाने के लिए
वोकल फॉर लोकल की मुहिम के तहत देसी खिलौने को फरोग दें। वज़ीर आज़म ने अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में कहा कि दुनिया में 7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के खिलौनों का बाजार है और इसमें हमारा हिस्सा बहुत कम है। उन्होंने कहा कि इसमें अपना हिस्सा बढ़ाने और मुल्क को खिलौनों का मरकज़ बनाने के लिए सबको आगे आना होगा। खुसूसी तौर पर नए ताजिरों से उन्होंने अपील की कि खिलौनों से हम 2 काम कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में अपने शानदार माजी को ज़िंदा कर सकते हैं और अपने सुनहरी मुस्तकबिल को भी संवार सकते हैं। मैं अपने नए कारोबारी दोस्तों से कहता हूं कि आइए बतौर टीम मिलकर खिलौने बनाएं। अब वक्त आ गया है कि हर शख्स को लोकल खिलौनों के लिए वोकल होना चाहिए। ये मेरे लिए भी कुछ नया जानने का, नया सीखने का अवसर बन गया। साथियों, हमारे चिंतन का विषय था खिलौने और विशेषकर भारतीय खिलौने। हमने इस बात पर मंथन किया कि भारत के बच्चों को नए नए टॉयज कैसे मिले, भारत टॉय प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हब कैसे बने। वैसे मैं मन की बात सुन रहे बच्चों के माता पिता से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि हो सकता है उन्हें अब ये मन की बात सुनने के बाद खिलौनों की नई नई डिमांड सुनने का शायद एक नया काम सामने आ जाएगा। साथियों, खिलौने जहां एक्टिविटी को बढ़ाने वाले होते हैं, तो खिलौने हमारी आकांक्षाओं को भी उड़ान देते हैं। खिलौने केवल मन ही नहीं बहलाते, खिलौने मन बनाते भी हैं और मकसद गढ़ते भी हैं। मैंने कहीं पढ़ा कि खिलौनों के संबंध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि बेस्ट टॉय वो होता है जो इनकम्प्लीट हो, ऐसा खिलौना जो अधूरा हो और बच्चे मिलकर खेल खेल में उसे पूरा करें। गुरुदेव टैगोर ने कहा था कि जब वो छोटे थे तो खुद की कल्पना से घर में मिलने वाले सामानों से ही अपने दोस्तों के साथ अपने खिलौने और खेल बनाया करते थे। लेकिन एक दिन बचपन के उन मौज मस्ती भरे पलों में बड़ों का दखल हो गया। हुआ ये था कि उनका एक साथी एक बड़ा और सुंदर सा विदेशी खिलौना लेकर आ गया। खिलौनों को लेकर इतराते हुए अब सब साथी का ध्यान खेल से ज्यादा खिलौने पर रह गया। हर किसी के आकर्षण का केंद्र खेल नहीं रहा, खिलौना बन गया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल में एंट्रेंस एग्जाम्स देने के ख्वाहिशमंद तलबा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के रेडियो पर नशर मन की बात प्रोग्राम में इस बार खिलौनों पर नहीं बल्कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पर बातचीत चाहते थे, लेकिन मोदी ने उन्हें पूरी तरह मायूस किया। राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म के मन की बात प्रोग्राम के नशर होने के बाद अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ट्वीट किया कि जेईई और एनईईटी में बैठने वाले तुलबा चाहते थे कि वज़ीर आज़म इम्तिहान पर चर्चा करें, लेकिन वज़ीर आज़म ने खिलौनों पर चर्चा की। मन की बात नहीं, तुलबा की बात। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस जेईई और नीट इम्तिहानात कोरोना की वबा के दरमियान मुनक्किद करने के हुकूमत के फैसले की मुखालिफत कर रही है। इस मसले पर कांग्रेस इख्तिदार और उसकी हिमायत वाली 6 रियासतों ने सुप्रीम कोर्ट में इम्तिहान मुलतवी करने के सिलसिले में नजरसानी की अर्जी भी दायर की है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने भी इस मसले पर इससे पहले गैर बीजेपी इख्तिदार वाली रियासतों के वज़राए आला से गौर व खौज किया था और सभी ने कोरोना की वबा और उसकी वजह से जारी ट्रांसपोर्ट की अदम सहूलियात के पेश नज़र ये इम्तिहान न कराने की हुकूमत से अपील की थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज लोगों से मुल्क को हर शोबे में खुद इन्हिसार बनाने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें कुत्तों की हिंदुस्तानी नस्ल को पालना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे और काबिल होने के साथ साथ हमारे माहौल में आसानी से ढल जाते हैं। रेडियो पर अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में नरेंद्र मोदी ने फ़ौज के 2 बहादुर सिपाही कुत्ते सूफ़ी और विदा की बहादुरी और कारनामों के बारे में तफसील से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो मुल्क की हिफाजत करते हुए अपना फ़र्ज़ बखूबी निभा रहे हैं। इन दोनों कुत्तों को हाल ही में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के एजाज़ से नवाजा गया है। मुसल्लह अफवाज के कुत्तों की बहादुरी का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तानी नस्ल के कुत्ते भी बहुत अच्छे और काबिल होते हैं। उनमें से मुधौल हाउंड और हिमाचली हाउंड बहुत अच्छी नस्लें हैं। राजा पलायम, कन्नी, चेपी पराई और कुंबाई भी बेहतरीन नस्ल हैं। उनको पालने में खर्च भी कम आता है।
मात्रा में गोला बारूद खोज निकाला था। 2002 में भावना ने आईईडी खोजा था। आईईडी निकालने के दौरान आतंकियों ने विस्फोट कर दिया और स्वान शहीद हो गए। 2-3 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ का स्निफर डॉग क्रैकर भी आईईडी ब्लास्ट में शहीद हो गया था। कुछ दिन पहले ही आपने शायद टीवी पर एक बड़ा भावुक करने वाला दृश्य देखा होगा, जिसमें बीड़ पुलिस अपने साथी डॉग रॉकी को पूरे सम्मान के साथ आखिरी विदाई दे रही थी। रॉकी ने 300 से ज्यादा केसों को सुलझाने में पुलिस की मदद की थी। डॉग की डिजास्टर मैनेजमेंट और रेस्क्यू मिशंस में भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। भारत में तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ ने ऐसे दर्जनों डॉग्स को स्पेशली ट्रेन किया है। कहीं भूकंप आने पर मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बदनवानी की बदतरीन मिसाल मंजर-ए-आम पर आई है। यहाँ करोड़ों की लागत से तामीर होने वाला एक पुल इफ्तिताह से पहले ही दरिया में बह गया। मध्य प्रदेश में शदीद बारिश के वसत में जिले सोनी के गांव सुनवाड़ा में वनंगा नदी पर करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किया गया एक पुल बह गया। हैरत की बात यह है कि ताहाल पुल का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह नहीं किया गया और इफ्तिताह से तकरीबन 1 माह कबल इस पर आमद व रफ्त शुरू हुई। टूटे हुए पुल की एक वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई है, जहां दरिया की तुगयानी के दरमियान टूटा हुआ पुल भी नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पुल 3 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से तामीर किया गया था। पुल की तामीर 1 सितंबर 2018 को शुरू हुई और तामीर के लिए तकमील की तारीख 30 अगस्त मुकर्रर की गई थी। पुल अपनी तयशुदा मुद्दत से 1 महीना कबल ही तैयार हो गया था। ताहम इफ्तिताह से कबल ही यानी 29 और 30 अगस्त की दरमियानी शब में पुल ग़रक़ाब हो गया। ज़िला कलेक्टर राहुल हरिदास का इस वाक़े पर कहना है कि उन्होंने तहकीकात का हुक्म दिया है, जो भी कसूरवार है वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि यह पुल सिवनी की किलवारी असेंबली सीट के तहत आता है, जिसके रुकन असेंबली बीजेपी के राकेश पाल हैं। ये देखना बाकी है कि पुल तामीर करने वाली एजेंसी पर इंतज़ामिया की जानिब से क्या कार्रवाई की जाती है। फ़िलहाल इलाके का राब्ता मनक़ता हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना है। वेन गंगा नदी पर यह पुल सनवाड़ा और भीम देहात को जोड़ता था। इधर मध्य प्रदेश में जारी बारिशों ने अब तबाही की शक्ल इख्तियार कर ली है। शदीद बारिशों की वजह से रियासत के मुतअद्दिद दरिया उफान पर हैं। रियासत के तकरीबन डैमों के गेट खोल दिए गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रियासत के 9 अजला के 394 से ज़्यादा देहात शदीद सैलाब से मुतासिर हुए हैं। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि महाराष्ट्र का ज़िले गडचिरोली इंतहाई पसमानदा और नक्सल मुतासिर इलाका है, इसलिए ऐसे इलाकों में बुनियादी ढांचे की तरक्की उनकी तरजीहात में शामिल है। नितिन गडकरी ने इतवार के रोज़ महाराष्ट्र के ज़िले गडचिरोली में सड़क और पुलों के तामीराती मंसूबों के इफ्तिताह के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि ये इलाका नक्सलियों का दारुल हुकूमत ख्याल किया जाता है। इस तरह के इलाकों में बुनियादी ढांचे की तरक्की से जहां आवाम को सहूलियात में बेहतरी आएगी, वहीं नक्सलियों की सरगर्मियों को इन इलाकों से ख़त्म करने में भी मदद मिलेगी। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि उन्हें खुशी है कि आज उन्होंने महाराष्ट्र के ज़िले गडचिरोली में तरक्की को एक नई रफ्तार देने का काम किया है। ये देश की तस्वीर को बदल सकते हैं, ऐसा लोगों को लगा। एक पॉजिटिव वोट एनडीए बीजेपी को मोदी जी के नेतृत्व में मिला और उसके परिणाम स्वरूप हमें अच्छी सफलता भी मिली। सही में ये चुनाव जो है, ये 5 साल के हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर हमारी नीतियाँ, हमने किए हुए काम, हमारा कार्य, यही इस चुनाव के सही में मुख्य विषय रहना चाहिए थे और हमारे तरफ से हम लगातार यही बात करते आए हैं। पर दुर्भाग्यवश देश के प्रधानमंत्री कोई पार्टी के नहीं होते। देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो देश के होते हैं और दुर्भाग्यवश प्रधानमंत्री की गरिमा, मान, सम्मान इसके बजाय उनके बारे में इतनी गंदी टिप्पणियां की गई, विशेष रूप से विपक्ष की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से। और राहुल जी को तो सुप्रीम कोर्ट में अपने बयान के बारे में भी जो परिस्थिति उनके ऊपर आई वो भी आपको पता है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ।
फिलहाल दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।